नमस्कार, मैं बालकृष्ण मुले और आप देखना शुरू कर चुके हैं द प्राइम टॉक का स्पेशल सेगमेंट बिग अचीवर्स। बिग अचीवर्स की हमारी गेस्ट है सुश्री अंजलि श्रोत्रिय। अंजलि जी, आपका स्वागत है। थैंक यू। आत्म अभिनंदन है। बिग अचीवर्स के रूप में द प्राइम टॉक के भीतर आपने 44वीं रैंक बनाई है यूपीएससी क्रैक करके। कितनी मेहनत रही, ये चौथा टर्न था आपका जब आपको ये अचीवमेंट मिला है, कितनी खुश है, परिवार कितना खुश है, क्या प्रतिक्रिया रहेगी आपकी पहली? जब इसके परिणाम घोषित हुए थे तो हम सब बहुत उत्साहित थे। बिल्कुल। क्योंकि हमारी फैमिली में ये शायद पहला ऐसा मोमेंट आया था। जी, जी। और मेरी बहुत मेहनत रही थी 4-5 साल की, और मल्टीपल फेलियर्स देखने के बाद मुझे अपनी डिज़ायर्ड रैंक सर्विस मिल गई। तो मैं बहुत खुश थी, मेरे माता पिता बहुत खुश थे, मेरी बहन बहुत खुश थी, पूरा परिवार मेरा बहुत 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 खुश था। बिल्कुल सही कहा आपने, खुशी की बात ही थी क्योंकि इतना बड़ा अचीवमेंट है परिवार के लिए। क्योंकि एक सामान्य मध्यम वर्गीय परिवार के लोग जब इतना हाइट पर जाते हैं, यूपीएससी जैसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हुए, एक अपना सपना होता है कि, और मैं तो ये मानता हूँ कि इस एग्ज़ाम को पास करने के बाद पूरा के पूरा हमारा जो कुनबा है वो पूरी तरह से सुधर सा जाता है, पूरा सा कुल सुधर जाता है। आसपास के रिलेटिव्स का जो आत्मविश्वास और ख़ासतौर से जो हमारे जो माता पिता होते हैं वो तो कहीं ना कहीं 7वें आसमान पर उड़ते हुए विचरण करते हुए दिखाई देते हैं। बाकी ऐसा ही माहौल इन दिनों परिवार का? जी बिल्कुल, सब बहुत खुश हैं, बहुत उत्साहित हैं। और मैं कहूँगी कि उत्साह से ज़्यादा इंस्पिरेशन का काम करता है कि आगे जो और भी हमारे परिवार वाले हैं उनके लिए भी उन्हें ये लगता है कि और लोग हमारे परिवार से अब आ सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा मुझे लगता है कि अचीवमेंट होता है। बिल्कुल सही कहा। एक अंदाज होता है पढ़ाई लिखाई का भी, माहौल होता है एक परिवार का। माता पिता की ओर से लगातार कहा जाता है कुछ बनना है, कुछ आगे बढ़ना है, कुछ आगे नाम कमाना है। क्योंकि समाज में उसी व्यक्ति का नाम होता है जिस व्यक्ति के पास या तो यूपीएससी क्रैक किए हुए बच्चे होते, आईआईटीएंस होते, इंजीनियर्स होते, और परिवार उसी तरह से फिर समाज में पहचाना जाता है जितना एजुकेशन होता है। अब समाज की प्रतिक्रिया क्या है, अपने रिश्तेदारों की, अपने मित्रों की? सब बहुत 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 खुश हैं। मुझे बहुत खुशी हुई थी जब मैं यहाँ पर आई थी अपनी जॉब से मम्मी पापा से मिलने। तो मेरी सारी पूरा परिवार मेरा था, मेरी मौसी, मेरे मौसाजी छत्तीसगढ़ से आए थे यहाँ पर, मेरी नानी थी, और पूरा समाज हमको आया था यहाँ पर वेलकम करने के लिए। तो बहुत 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 अच्छा लगा, इतने सारे लोगों की बहुत शुभकामनाएं मिली। तो बहुत ही मैं कहूँगी एक यादगार मेरे लिए ये पल रहा है। मेरी बुआ हमारे साथ हमेशा खड़ी रही थी, वो भी इस पल में थी, तो बहुत अच्छा लगा मुझे। क्या लाइफ का टर्निंग पॉइंट? मैं कहूँगी लाइफ का ये पहला पॉइंट है। टर्निंग तो है ही, बट ये सिर्फ एक पहली सीढ़ी है जिसके माध्यम से मैं और आगे अपनी लाइफ में जा सकूंगी। तो ये सिर्फ एक पहला कदम है, और मंजिल तो अभी बहुत बहुत दूर है। वाकई सही कहा आपने, मंजिल तो बहुत बहुत दूर तो नहीं है, बहुत बहुत करीब है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इतना बड़ा अचीवमेंट होने के बाद में व्यक्ति मंजिल के बहुत करीब सा हो जाता है। क्योंकि अब तो केवल मसूरी भर जाना है, ट्रेनिंग पाना है, एक अच्छा सा जिला मिलना है, अच्छा सा दायित्व मिलना है, और उसके बाद खूब खूब काम करना है। क्योंकि आपका जो अनुभव है, आपने जितने संघर्ष से यूपीएससी को क्रैक किया है, 44 रैंक बनाने के साथ साथ आपका चौथा टर्म था, काफ़ी मायने रखता है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी व्यक्ति 2 से 3 बार किसी चीज़ को करता है और यदि उसे सफलता मिलती है तो उसे छोड़कर कुछ नया करना शुरू कर देता है। लेकिन वो आप उन बालिकाओं में से नहीं है। आपका आत्मविश्वास जो है काफ़ी दृढ़ देखा जाता है। इसलिए वो अवसर भी आ चुका है जब हम आपकी एजुकेशनल जर्नी को सुनना चाहेंगे। बचपन से कैसी थी आप पढ़ने में, आपका प्रारंभिक एजुकेशन कहाँ हुआ है? मेरा प्रारंभिक जो शिक्षा है वो मैंने न्यू दिगंबर पब्लिक स्कूल एनडीपीएस खंडवा रोड से प्राप्त की थी। और मुझे बचपन से पढ़ने का काफ़ी शौक़ रहा है। मैं हमेशा अपने स्कूल की टॉपर रही थी। क्या बात है। और 10th में मेरा 10/10 सीजीपीए था, और 12th में मैंने पीसीएम लिया था, और मैंने अपनी इंजीनियरिंग जो बीई है वो कंप्यूटर साइंस में मेडिकैप्स इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से इंदौर से ही ख़त्म की थी। और इसके पश्चात मैंने ये निश्चित कर लिया था कि बजाय किसी जॉब में जाने के, जैसे हमारे प्लेसमेंट्स होते हैं, मैं उन सब में नहीं जाने के ज़्यादा इच्छुक थी। क्योंकि मेरा रुझान हमेशा से पब्लिक सर्विसेज की तरफ था। तो उसी के बाद मैंने ये सोच लिया था कि मुझे यूपीएससी की परीक्षा देनी है और इसी में ही आगे अपना फ्यूचर और करियर बनाना है। आपने एजुकेशन जो है यूपीएससी की जो तैयारी की, इंडिविजुअल तैयारी की?
सर ये दोनों रही थी। मैं दिल्ली गई थी कोचिंग करने के लिए, वहाँ से मैंने अपना ऑप्शनल जो हमें एक सब्जेक्ट पढ़ना होता है, क्योंकि मेरा उसमें पहले कोई भी पढ़ा हुआ कुछ नहीं था, बैकग्राउंड नहीं था, तो मैंने उसके लिए कोचिंग करी थी। और उसके बाद फिर मैंने घर पर आकर सेल्फ स्टडी की थी, क्योंकि घर में माहौल बहुत अच्छा था, बहुत मोटिवेटिंग और पॉजिटिव था। मेरी माता खुद एजुकेशन सेक्टर में है, तो उन्हें पढ़ाई का और शिक्षा का बहुत महत्व हमेशा से रहा है। तो घर में बहुत अच्छा माहौल होने के कारण मैंने घर से ही फिर अपनी तैयारी जारी रखी। लेकिन ये गोल जो है वाकई किसी कहीं से कोई इंस्पिरेशन मिला होगा आपको कि नहीं मुझे यूपीएससी क्रैक करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग इन दिनों छोटा सोचते हैं, बड़ा सोचने वाले कम दिखाई देते हैं। मुझे उन्हें लगता है चलिए यूपीएससी ने से एमपीएससी दे दे, एक डिप्टी कलेक्टर से स्टार्ट होती है, वो भी कोई बुरी नहीं होती। तो आपने यूपीएससी की तरफ ही 4 बार लगातार एग्ज़ाम देने की कोशिश करी, आखिर ये पूरी शिद्दत के साथ, एक जीवटता के साथ आप भिड़ी रही, डटी रही, हार नहीं मानी, ये परिवार में कोई आपको आपका आत्मविश्वास लगातार बढ़ा रहा था कि नहीं आपको क्लियर करना और चिंता नहीं करना, चाहे 10 बार देना पड़े लेकिन दो, और लेकिन क्रैक करो यूपीएससी? इसके लिए मैं अपने मम्मी का बहुत बड़ा अहम रोल मानती हूँ। वो बहुत छोटे ज़िले से आती हैं, बस्तर से। बड़ी सोच रखती है। जी, बहुत बड़ी सोच रखती है। उनके बहुत बड़े एम्बिशंस थे। उन्होंने खुद वहाँ से आकर अपनी पूरी पढ़ाई, वो एमफिल में गोल्ड टॉपर रही हैं यूनिवर्सिटी की, और पीएचडी उन्होंने किया है। उन्हें देखकर मुझे ये लगता था और बहुत प्रेरणा मिलती थी कि उन्होंने अपनी जीवन के जितनी भी चैलेंजेस हैं उन सबको बहुत अच्छे से पार किया है, और वो हमें बहुत प्रेरित करती थी कि आगे पढ़ाई करनी है। और उनके साथ साथ मेरे जो पिता हैं, उन्होंने मुझे कभी भी पढ़ाई करने से बिल्कुल रोका नहीं है। जितना भी मैंने उनसे कहा कि मुझे ये पढ़ना है, ये करना है, वो सब मुझे उसकी पूरी आज़ादी थी। तो उन दोनों के सपोर्ट के थ्रू मेरा हमेशा आत्मविश्वास बना रहा कि मुझे यही करना है, चाहे ये कितना भी कठिन या कितना भी इसमें वक्त लग जाए। बिल्कुल सही कहा। ये आसान हो जाता है जब माता पिता हमारे साथ होते, हमारे सपनों को पूरा करने के लिए अथक प्रयास करते, साथ ही मोटिवेट भी करते रहते हैं कि नहीं आपको वो वही करना है जो आपने सोचा है। नहीं तो कई बार ये भी होता है कि हमारे मिडिल क्लास फैमिली में ये होता है कि नहीं अब यदि नहीं हो रहा तो छोड़ो, शादी कर लो, क्योंकि घर तो बसाना ही है और घर में ही काम करना है। वो भी एक बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, क्योंकि लोग बचकर भी रहना चाहते हैं बड़ी जॉब से कि आपकी शादी के बाद का जीवन कैसा होगा। इसलिए आप एक मुख्य लक्ष्य पर केंद्रित हो जाइए कि शादी कर लीजिए, अच्छा परिवार मिल जाएगा, अच्छा सेटअप हो जाएगा। लेकिन आपने उस तरफ ना जाते हुए अपने आप को पहले अपना खुद का प्लेटफॉर्म बनाने के लिए आपने भरसक प्रयास किया। आपने अपना एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार किया, लेकिन अब लक्ष्य बहुत बड़ा है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थ्योरी जितनी आसान होती है, प्रैक्टिकल उतना ही बहुत बहुत ज़्यादा कठिन और संघर्षशील, चुनौतीपूर्ण होता है। उसको लेके कभी अब सोचने में आता है, क्योंकि मंजिल बहुत करीब सी आ गई अब तो। बिल्कुल, जो हम थ्योरी में पढ़ते हैं वो हम सिर्फ पढ़ते हैं, अब उसका एप्लीकेशन पार्ट आने वाला है, तो काफ़ी चैलेंजेस होंगे मुझे इसमें लगता है, क्योंकि एक आईएएस ऑफिसर की तरह आपको सब में सामंजस्य बिठा के चलना होता है, सबकी बातें सुननी होती हैं, और सबके जो भी उनकी सोच है उन सबको लेते हुए आगे बढ़ना पड़ता है, तभी किसी भी हम ज़िले का विकास हो पाएगा। तो इसमें चैलेंजेस तो काफ़ी आने वाले हैं, बट मुझे लगता है कि जो दृढ़ निश्चय है मेरे अंदर, जो क्वालिटीज़ हैं आत्मविश्वास की और लोगों को सुनना और उनकी बातों को लेना, इन सब क्वालिटीज़ को अपने अंदर रखते हुए मैं सबको साथ लेकर चलूँगी, तो चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज़ हो मैं अपनी मंजिल। वैसे मैंने देखा कि यूपीएससी क्रैक करने के साथ ही व्यक्ति आईएएस हो जाता है, और आईएएस होने के साथ कहीं ना कहीं जिले की कमान या कोई भी जिम्मेदार एक ऐसा दायित्व उसे संभालना होता है, किसी भी स्टेट का या भी किसी भी देश का भी, जिसके बाद एक संयम का परिचय उन्हें देना होता है, धैर्य का परिचय उन्हें देना होता है। और मैं जितने समय तक आपसे बातचीत कर रहा हूँ ये समझ पा रहा हूँ कि आप धैर्यशील है, संयमित है, और कहीं ना कहीं बड़ा ही सोच समझकर डिसीज़न लेने वाली एक अफसर कहलाएंगे। किस फील्ड में आप आगे जाना चाहती है आईएएस बनने के साथ में? ऐसा कोई सपना है कि इस सेगमेंट में मुझे बहुत काम करना है? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि एजुकेशनल फील्ड में काम करना है, या फिर महिलाओं के क्षेत्र के लिए बहुत स्पेशली काम करना है। और अब तो बड़ा सहयोग की बात है कि ज़्यादातर यूपीएससी क्रैक करने वाली जो टॉपर्स है वो कन्याएं हैं, महिलाएं, युवतियां हैं। तो क्या मुझे ऐसा लगता है देश में महिलाओं का और केवल एजुकेशनल फील्ड का सब कुछ होगा, बाकी फील्ड छूट जाएंगे? मैं कहूँगी कि जो आपने 2 फील्ड्स बोली हैं, जो कि महिला सशक्तिकरण जो है,
उसकी हमें बहुत ज़्यादा आवश्यकता है और उसके साथ साथ शिक्षा की भी है, क्योंकि एक शिक्षित सही बात समाज ही एक शिक्षित राष्ट्र बना पाएगा। बिल्कुल सही कहा। तो ये दो तो है ही, बट इसके साथ साथ हमें ये भी ध्यान में रखना है कि स्वास्थ्य एक बहुत हमारा महत्वपूर्ण क्षेत्र है, बिल्कुल जो सही कि कहा। कहीं ना कहीं गाँव में और पिछड़े ज़िलों में ये इस पे ध्यान नहीं दिया गया है। तो बिल्कुल इस सही पर भी हमें ध्यान रखना है। और उसके साथ साथ जो आज का युवा है, क्योंकि आगे आने वाला भारत, जो हम अमृतकाल और विश्व गुरु की बात कर रहे हैं भारत को बनाने की, वो तभी संभव है जब हम हमारे युवाओं को शिक्षा दें। तो इन सारे मैं बोलूँगी क्षेत्रों में काम करने की ज़रूरत है और सबको हमें इक्वली हमें उनका ध्यान रखना है। बिल्कुल सही कहा। आप तो नवागत अफसर कहलाएंगे, लेकिन मैं आपको ये पूछना चाहूँगा, कई बातें ऐसी हो जाती मीडिया की तरफ से जो बहुत पहले से हो जाती, जबकि अभी समय थोड़ा सा बाकी, जिस तरह से आप धैर्य के साथ में बढ़ रही है कि नहीं वाकई अभी समय है वहाँ तक पहुँचने में, लेकिन बातें तो अभी से स्टार्ट होगी, अभी से लक्ष्य बनना तय होंगे, तभी हम उस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे। कैसा लगता है सामाजिक रूप से जो जिम्मेदारी होती है, कई बार अफसर चाहते हैं कि हमारा समाज का उत्थान हो, लोग पढ़े पले आगे भी बढ़े, लेकिन समाज की ओर से कहीं ना कहीं जागरूकता की कमी देखी जाती है, वो एक टीस सी लगती। कभी आप वो टीस को महसूस करती? समाज में मैं कहूँगी कुछ चीज़ों को लेकर हमारी जागरूकता कम है और मीडिया इसमें बहुत अब एक महत्वपूर्ण रोल अदा कर रहा है जो समाज को जागरूक करने का है। उसके साथ साथ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि हर समाज के हर तबके में जैसे जो जिला अधिकारी है, उन लोगों का बहुत महत्वपूर्ण इसमें दायित्व हो जाता है कि वो समाज में जागरूकता फैलाएं और लोगों को और जितनी भी चीज़ें हैं ग्राउंड लेवल पर उन सब का उन्हें वो बताएं ताकि लोग भी जागरूक बने। उसके साथ साथ मैं ये भी चाहूँगी कि हम भी एज सिटीजन्स जो हैं, हमारा भी ये दायित्व है कि हम भी और जागरूक रहे कि सरकार क्या कर रही है और उनके भी क्या ड्यूटीज़ हैं। तो अगर हम सब मिलकर एक चीज़ की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा विकास निश्चित तौर पर होगा। बिल्कुल सही कहा। लेकिन एक बात और देखिए, एक तरफ तो आप जैसे जो युवा है बाकी देश के लिए, राष्ट्र की सेवा के लिए यूपीएससी क्रैक कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, अपने पूरे जीवन को जो है एक ऐसे फील्ड में देना चाहते हैं जहाँ पे 20-22 घंटे भी कई बार काम करना पड़ता है। अफसर जो है कई बार 2 से 3 घंटे ही सो पाते। क्या इतनी बड़ी चुनौती के लिए आप तैयार हैं? इसमें कोई दोहराई नहीं है कि ये कोई 9 से 5 वाली जॉब नहीं है और कोई इसमें संडे या सैटरडे की कोई अवकाश नहीं रहेगा। बट मुझे लगता है कि जो इसका मूल उद्देश्य है जो कि है समाज सेवा और लोगों की जीवन में जो है एक पॉजिटिव इम्पैक्ट लाना, अगर वो हो पा रहा है तो उसके लिए 24 घंटे ही क्यों ना काम करना पड़े, जो वो उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन एक मिलेगा वो कहीं बढ़कर होगा। उसके लिए कितनी भी दिन और कितनी भी रातें नींदें अगर कुर्बान कर दी जाए तो वो कम ही है अगर किसी और को उसके लिए खुशी मिल पा रही है। सही कहा आपने कि वाकई लोगों की खुशी के लिए हमें काम करना है और यही समाज का हित कहला सकता है। और मैं तो देखता हूँ कि जितने भी इन दिनों यूपीएससी क्रैक कर चुके हैं या फिर एमपीएससी में जो युवा जो आते हैं वो कहीं ना कहीं कुछ नया सा करना चाहते हैं, नया इतना नया करना चाहते हैं कि उनका गोल केवल एक ही रहता है कि नहीं, समाज की सेवा कितनी की जाए, निर्धन परिवारों को उत्थान किस तरह की जाए, गरीब कहीं दुखी ना रहे। भले एक बार सक्षम व्यक्ति जो है परेशान होता दिखाई दे तो अफसरों को उतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अफसर ये कोशिश करते, खासतौर से युवा अफसर, कि उत्थान उन लोगों का हो जो अंत्योदय कहलाते हैं, जिनका उनका उत्थान करना कहीं ना कहीं सामाजिक दायित्व होता है इतने एजुकेशन के साथ में, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो या फिर अन्य क्षेत्र क्यों ना हो। लेकिन आपको लेकर एक हमने देखा है कि इन दिनों जिस तरह से मीडिया में भी खबरें आती, कुछ अफसर जो है इतने प्रेशर में होते हैं कि अब वो आईएएस अवार्ड होने के साथ ही अपनी जॉब भी छोड़ देते हैं। इतने प्रेशर के बारे में भी आप सुनते होंगे, इस तरह से जॉब की जाती है प्रशासनिक स्तर की, उतना प्रेशर झेलने के लिए आप तैयार हैं? निश्चित, क्योंकि जिम्मेदारी काफ़ी बड़ी रहती है, पोस्ट काफ़ी बड़ी होती है तो प्रेशर भी उतना ही होता है। बट मुझे इस बात का एहसास है कि हमें इस प्रेशर में कभी कमज़ोर नहीं पड़ना है। जो हम सोचकर जो एग्ज़ाम लिखे हैं और इसको कंप्लीट किया है, तो जो लक्ष्य है वो है कि समाज और राष्ट्र का विकास करना, तो उसमें बाधाएं तो निश्चित तौर पर आएंगी, बट उन सारी बाधाओं को हमें साथ उनका सामना करना है, हर चुनौती का, और किसी भी प्रेशर के अंदर नहीं आना है और सबका हित सोचते हुए आगे बढ़ना है। आप ट्रेनिंग को लेकर किस तरह के विचार आते हैं? क्योंकि मैंने सुना है कि जो आईएएस की भी जो ट्रेनिंग होती है, मुझे लगता है कि जो पुलिस की ट्रेनिंग होती है, आईपीएस की जो ट्रेनिंग होती है, उसी लेवल की वो ट्रेनिंग होती है और उतनी शिद्दत से उनको उन सारी चुनौतियां पार करना होती है। उसकी तैयारी किस तरह से की जा रही है?
सर ट्रेनिंग हमारी लबासना मसूरी में स्टार्ट होगी अभी 29 अगस्त से, और मैं बहुत ही उत्साहित हूँ उस ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि बाकी सारे जितने भी लोग हैं जिन्होंने क्लियर किया एग्ज़ाम, हम सब साथ में रहेंगे, तो सबसे मिलना होगा। और वहाँ पर जो पढ़ाई का जो एक रिग्रेस वो बनता है हमारा स्केड्यूल, उससे अनुशासन जो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है एक सिविल सर्वेंट की लाइफ में, वो भी हमको मिलेगा। और बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, वहाँ पर बहुत सारी अन्य चीज़ें भी डेवलप करने के लिए मिलेंगी। तो पूरा जो संपूर्ण जो व्यक्तित्व का विकास है वो हमारी ट्रेनिंग के दौरान हमको प्राप्त होगा। भारत दर्शन होगा इसके अंदर, जिसमें हम पूरे भारत में घूमेंगे और हमें पता चलेगा कि असली भारत हमारा कहाँ है। बिल्कुल सही। तो इन सब चीज़ों से प्रेरणा लेकर मुझे लगता है ट्रेनिंग वो फेज़ है जहाँ से हमें इस पूरी प्रोसेस का नॉलेज होगा, और फिर हम अपनी पोस्टिंग्स में उसको बहुत अच्छे से बखूबी हमारे पद पर अपना कार्य निर्वहन कर पाएंगे। बिल्कुल सही कहा। और यदि ट्रेनिंग के साथ ही आपकी पहली पोस्टिंग होगी और बात फिर श्रेय की आएगी कि नहीं हमने मदद किया, आप किसे श्रेय देना चाहती इतने बड़े अचीवमेंट्स के लिए? सर मैं कहूँगी कि इसमें बहुत सारे लोग थे जो मेरे साथ थे। जैसे मैंने बताया, जो मेरा परिवार है, माता पिता, उनका हमेशा मुझे सपोर्ट रहा था बचपन से। मेरी बहन का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। शुभ नाम जानना चाहेंगे? वर्णिका श्रोत्रिय। मैं कहूँगी एक और एक हम दो नहीं, हम 11 बन गए थे जी। और उसके मोटिवेशन से मैं इस पूरे प्रोसेस में खड़ी रही हूँ। शायद वो नहीं होती तो शायद आज मैं यहाँ पर भी ना पहुँच पाती। तो जितना मुझे इस चीज़ के लिए श्रेय जाता है उससे कहीं ज़्यादा मैं उसे देना चाहूँगी। मेरी दादी की जो ब्लेसिंग्स हमेशा रही हैं, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उन्होंने बहुत मेरी मदद की है। मेरे मेंटर्स रहे हैं शबीर अहमद सर, जिन्होंने मुझे ज्योग्राफी पढ़ाया। तो मेरे सारे टीचर्स से लेकर जितने भी मेरे वेल विशर्स, मेरे फ्रेंड्स रहे हैं, उन सब का मैं इसमें श्रेय मानूंगी, उन सबको मैं क्रेडिट देना चाहूँगी। और क्या बात है, वाकई आपने श्रेय तो खूब दे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको अपने स्टैंड पे खड़े रहने के लिए एक आध्यात्मिक सुकून की या फिर आध्यात्मिक स्पिरिचुअल लाइफ जिसे कहते हैं, वो आत्मविश्वास को बढ़ाने का काम करती है। आप कितनी भक्ति में विश्वास करती है, ईश्वर में विश्वास करती है? क्योंकि कई बार ऐसी चुनौतियाँ आएगी यूपीएससी क्रैक करने के साथ, जब आप पदेन हो जाएगी उसके बाद, कि कहीं ना कहीं आपको सोचना पड़ेगा कि एक सेकंड रुकना पड़ेगा कि ईश्वर क्या कहते हैं, सत्य मार्ग पर चलना होगा, जिससे आपकी विजय सदैव बनी रहेगी। जी बिल्कुल, मुझे लगता है कि कभी कभी लाइफ में ऐसा मौके आते हैं जब हम भगवान को बहुत ज़्यादा याद करते हैं और उन्हें कहते हैं कि हमें शक्ति दीजिए। और ऐसे मौके बहुत बार आए हैं जब मैं इंटरव्यू साक्षात्कार तक पिछली बार पहुंची थी और मेरा कुछ अंकों से रह गया था। तब भी मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ईश्वर का साथ मेरे साथ था, और उसी विश्वास पर मैं आगे बढ़ती गई कि मैंने मेहनत की है तो ईश्वर मुझे उसका परिणाम आज या कल हमेशा देंगे। तो आगे भी मैं ईश्वर को, भगवान को हमेशा याद करूँगी। जब भी कोई कठिन परिस्थिति होगी तो बस उनसे ये कहूँगी कि उसको परिस्थिति को झेलने का मुझे बस साहस दीजिए बस। तो उस बाकी फिर मैं अपने पथ पर जो भी सही होगा मैं बस उसी के साथ आगे बढ़ने का निश्चय से ही सर्विसेज में अंदर जाना चाहूँगी। क्या बात है, बहुत सुंदर विचार है आपके, और आप जितनी गहन चिंतनशीलता के साथ में अपनी बात रखती है, सुनने वाला मुझे ऐसा लगता है कि वाकई अफसरों को ऐसे ही होना चाहिए। अफसर एक कर्णधार के रूप में होते हैं जो समाज को हमेशा दिशा देने का कार्य ही नहीं करते, उसे लगातार प्रतिदिन उसको आगे बढ़ाने के लिए उसको सुचारू रूप से संचालन में काफ़ी अहम भूमिका निर्वहन भी करते नजर आते हैं। लेकिन इस सारे के सारे काम में मैंने कहा कि एक खिलाड़ी भावना भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि प्रतिदिन जो चुनौतियाँ आती है उसमें कई बार हमें डिमोरलाइज भी होना पड़ता है और कई बार हम आत्मविश्वास से भर से भी जाते। आपका कोई खेल है जिसे आप पसंद करती है खेलना? सर मैंने बैडमिंटन और टेनिस का मुझे बहुत शौक है। टेनिस वाले खेल जी। और उसके अलावा मैं कभी कभी क्रिकेट और फुटबॉल भी देखती हूँ। उसमें मुझे ये लगता है कि कैसे टीम वर्क से हम आगे बढ़ सकते हैं। तो लीडर होना तो ज़रूरी है ही, बट कैसे आप अपने जूनियर्स सीनियर्स सबको साथ में लेकर चलते हैं, वही एक असली लीडर होता है। तो खेल से मैं यही सीख लेती हूँ। वाकई खेल से बहुत सारी चीज़ें सीखी जा सकती है, जहाँ तक फैसला लेने की जो क्षमता होती है खिलाड़ी के भीतर ही होती है। और चूँकि आपने दो खेल, वो भी स्प्रिट वाले खेल खेले जिसमें क्विक फैसले लेने होते हैं, और कहीं वही खेल जो है आपको मुझे लगता है यहाँ तक लाए भी। लेकिन बहुत सारे असफल विद्यार्थी भी रहे जिन्होंने यूपीएससी लगातार पढ़ाई की, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ अंकों से असफल रहे। आप एक प्रेरणादायी व्यक्तित्व के तौर पहचानी जा सकती है, जिस तरह से आपने 4th टर्म में जाके कहीं ना कहीं 44 रैंक हासिल की और एक अपने आप को स्थापित करने की कोशिश की। नहीं, असफलता भले ही आ जाए, लेकिन वही असफलता जो है 4th टर्म में जाके सफलता में परिवर्तित हो जाती है। किस तरह का संदेश है?
मैं कहना चाहूँगी कि मैं भी इस असफल दौर से गुजर चुकी हूँ, एक बार नहीं बल्कि 3 बार, और बहुत करीब से मैंने असफलता को देखा है। मैं पिछली बार साक्षात्कार में सिर्फ 8 अंकों से रह गई थी, बट फिर भी मैंने अपने अंदर वो आत्मविश्वास रखा कि मैं जिस गोल को अपने मन में लेकर आई थी, इसको स्टार्ट किया था प्रिपरेशन को, मैं उसको ख़त्म करके ही रहूँगी। तो चाहे मुझे 6 अटेम्प्ट्स भी क्यों ना देने पड़ते, ये दृढ़ निश्चय मेरे अंदर था। तो मैं कहूँगी कि अगर असफलता में आप हैं तो धैर्य रखिए, धैर्य सबसे ज़्यादा ज़रूरी है सर्विस में, और दृढ़ निश्चय कि आपने जो ठाना है आप उसके लिए मेहनत करेंगे। तो अगर आप ये दोनों चीज़ों को लेकर साथ में चलते हैं तो यूपीएससी क्या आप जो भी अपने जीवन में पाना चाह रहे हैं वो आप बिल्कुल हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, वाकई मूल मंत्र हो सकता है जिस तरह से अंजलि जी ने बताया है कि आप धैर्य रखिए, संयमित रहिए। 4 बार तो क्या, यदि 6 बार भी हमें असफलता मिली तो हो सकता है कि आपको 7वीं बार में सफलता भी मिल सकती है। इसलिए आपने गोल को हमेशा दिलो दिमाग पर लक्ष्य की तरफ बनाए रखिए और आगे बढ़ते जाइए, सफलता कभी आपसे दूर नहीं होगी। अंजलि जी, आपने द प्राइम टॉक से चर्चा की, एक बिग अचीवर्स के रूप में चर्चा की, आपका हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।